हमारा आज का जो ये एपिसोड है ये आप सभी डिफेंस लवर्स के लिए बहुत ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को मालूम हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फैक्ट नंबर 10। आप सभी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए का नाम तो सुना ही होगा, जो कि पूरी दुनिया में सबसे पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है, जहां पे आर्म्ड फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के कैडेट्स एक साथ ट्रेन होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शुरुआत में जब इस एनडीए जैसी ट्राई सर्विस एकेडमी वाले कॉन्सेप्ट पर काम शुरू हुआ था, तब इसमें 3 अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट थे जिनको डिस्कस किया गया था, जिसमें से हॉस्पिटल, मेमोरियल या फिर एकेडमी, इन 3 अलग अलग आइडियाज़ पर डिबेट हुई थी। और फिर अंत में जो एकेडमी वाला आइडिया था उसके साथ ही आगे बढ़ा गया। और इस एकेडमी को स्थापित करने के लिए कराची, बेंगलोर, देवलाली, भोपाल, बेलगांव, देहरादून, पुरी, सिकंदराबाद और वाइजैग, तो इन अलग अलग सिटीज़ को स्टडी किया गया था। और फिर बहुत अलग अलग प्रोसेस से गुजरने के बाद इस एकेडमी के लिए खड़कवासला को चुना गया। इसके बाद आते हैं फैक्ट नंबर 9 पर। आप सभी ने F-16 किलर MiG-21 के बारे में तो सुना ही होगा, और जो कि वर्तमान समय में अभी भी इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में मौजूद है। हालांकि इसे जल्द ही डीकमीशन कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि MiG-21 इतिहास में सबसे अधिक उत्पादित सुपरसोनिक फाइटर जेट है, और 1959 से 1986 तक इसकी 11,000 से अधिक यूनिट्स प्रोड्यूस की गई थी। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि रडार के आविष्कार से पहले 1920 से 1930s के बीच में जो ब्रिटेन है, वे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए एकॉस्टिक मिरर्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत ही बड़े साइज के कर्व्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते थे। और इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था कि ये इनकमिंग एयरक्राफ्ट के साउंड वेव्स को फोकस करके सेंट्रल पॉइंट पर लाते थे, जिससे उसे एम्पलीफाई करके उसे सुना जा सके। और रडार के इन्वेंशन और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इन एकॉस्टिक मिरर्स को ही एक अर्ली वार्निंग डिवाइसेस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट नंबर 7। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब यूएस आर्मी ने एक प्रोजेक्ट आइस वॉर्म नाम से लॉन्च किया था, और जिसका उद्देश्य था कि ग्रीनलैंड की जो आइस कैप है तो उसके नीचे मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च साइट्स के नेटवर्क को बिल्ड करना। और आइडिया कुछ इस तरह से था कि जो बर्फ़ है वो उनके लॉन्च साइट को दुश्मन के डिटेक्शन और अटैक से बचाने के लिए एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करेगी। लेकिन ये योजना आगे नहीं बढ़ी और इसे बाद में रद्द कर दिया गया था, क्योंकि जो आइस की मूवमेंट थी वो स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी के लिए खतरा थी और इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच सकता था। फैक्ट नंबर 6। आज के समय में जो आप स्टेलर टेक्नोलॉजी देखते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो एक रडार एब्जॉर्बेंट पेंट से हुआ है, और जो पेंट वर्ल्ड वॉर 2 के समय डेवलप किया गया था। और शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में एयरक्राफ्ट को एक ऐसे खास मटेरियल से पेंट किया जाना शामिल था जो कि रडार के वेव्स को एब्जॉर्ब करे और रडार सिग्नेचर को कम करे। और यही रडार एब्जॉर्बेंट पेंट या रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल आज के समय की सोफिस्टिकेटेड स्टेलर टेक्नोलॉजी का आधार बना है। फैक्ट नंबर 5। आप सभी ने बहुत ही अलग अलग टाइप के बॉम्ब्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से कितने हैं जिन्होंने गे बॉम्ब के बारे में सुना है? जी हाँ, ये जो गे बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था, और ये बात है अर्ली 2000 की, जब यूएस एयरफोर्स ने एक ऐसे केमिकल वेपन को कंसिडर किया जो कि दुश्मन के सोल्जर्स को एक दूसरे के प्रति सेक्सुअली इररेसिस्टिबल बना दे। और इस तरह के आइडिया के साथ दुश्मन के यूनिट्स को डिस्टर्ब करने की योजना थी, और इसका इस्तेमाल करने से एक मास कन्फ्यूजन और पैनिक जनरेट हो सकता था। लेकिन इसको लेकर ऐसी कोई ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज़ पब्लिश नहीं की गई हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस गे बॉम्ब वाले कॉन्सेप्ट को आगे डेवलप नहीं किया गया। लेकिन ये तय है कि इस कॉन्सेप्ट ने इस बात को हाईलाइट जरूर किया कि मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस लेवल तक जा सकती है। फैक्ट नंबर 4। द सुनामी बॉम्ब। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका और न्यूजीलैंड ने जो कोस्टल सिटीज़ से उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक आर्टिफिशियल सुनामीज को क्रिएट करने वाले आइडिया पर काम किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के हिस्से के तौर पर एक विशेष गहराई तक एक्सप्लोजिव्स को डेटोनेट किया गया था, जिससे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वेव जनरेट हो। और इस परियोजना के तहत एक तरह के टेक्टोनिक वेपन को विकसित करने का प्रयास किया गया था, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो कि भूकंप को ट्रिगर कर सके। और इस प्रोग्राम का कोड नेम रखा गया था प्रोजेक्ट सील। हालांकि सुनामी बॉम्ब वाले कॉन्सेप्ट को फिजिबल माना गया था, लेकिन इस वेपन को कभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं किया गया और न ही कभी इसे इस्तेमाल किया गया। फैक्ट नंबर 3। द स्मेल बॉम्ब, और जिसे हू मी बॉम्ब्स भी कहते हैं, और इस पर 1943 में फ्रेंच मिलिट्री ने काम शुरू किया था। और जैसे कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, आइडिया कुछ ऐसा था कि जब ये बॉम्ब फटे तो इससे इतनी गंदी बदबू आए जो दुश्मन सोल्जर्स को कंफ्यूज तक कर दे। और इसको बनाने के लिए कई अलग अलग तरह के सैंड को टेस्ट किया गया था, लेकिन फिर इसमें अंत में बेहद ही खराब स्मेल्स के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया गया, जैसे कि यूरिन, वॉमिट, सड़े हुए अंडे, सड़ा हुआ बटर, पैर की स्मेल और ऐसी कई सारी चीज़ें। और इसको निकनेम मिला हू मी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्प्रे की 600 यूनिट्स तैयार कर ली गई थी और ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन फिर अचानक से वॉर ही खत्म हो गया। और इससे पहले कि मिलिट्री अपने दुश्मनों पर इस नए इन्वेंशन को टेस्ट करती तो वो मौका फिर उनके हाथ से चला गया। अब बाकी उन 600 यूनिट्स को जहां डिस्पोज किया गया होगा तो उस जगह की स्थिति की कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे। फैक्ट नंबर 2, वॉमिट गन।
जिस पर यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने काम किया था और ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज की मदद से अपने टारगेट पर बेहद ही गंभीर मोशन सिकनेस को उत्पन्न करता था और जिससे उस ह्यूमन टारगेट को उल्टियाँ होने लगती थी और इसे किसी को परमानेंट हार्म किए बगैर उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए एक नॉन लीथल वेपन की तरह विकसित किया गया था। बाकी फैक्ट नंबर 1 पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो उसे लाइक जरूर कर दें। फैक्ट नंबर 1, कोल्ड वॉर के समय यूएस गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट प्लूटो को शुरू किया था जिसमें क्रूज मिसाइल्स में इस्तेमाल करने के लिए एक न्यूक्लियर पावर्ड रैमजेट इंजन को विकसित किया जाना था और 2 एक्सपेरिमेंटल इंजन्स ऑलरेडी नेवाडा के टेस्ट साइट में टेस्ट किए गए थे और इस इंजन के इस्तेमाल करके जो मिसाइल विकसित की जा रही थी उसका नाम था स्लैम, यानी कि सुपरसोनिक लो एल्टीट्यूड मिसाइल, जिसमें मिसाइल टारगेट तक पहुंचने के लिए सुपरसोनिक रफ्तार में लो ऑल्टीट्यूड्स पर उड़ान भरते हुए जाएगी और उस समय के हिसाब से इसको इंटरसेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कई सारे सफल टेस्ट के बावजूद भी इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया गया और इस वेपन को कुछ ज़्यादा ही उकसाने वाला बताकर इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया। और इसके अलावा अगर इसको इस्तेमाल किया जाता तो इससे पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता क्योंकि इसकी फ्लाइट के दौरान इससे रेडियो एक्टिव एमिशन होता और फिर मिशन के एंड में न्यूक्लियर रिएक्टर का डिस्पोजल भी एक बड़ी समस्या था। बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि इनमें से आपने कितने फैक्ट्स पहले भी सुने थे और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।